बिस्मिल्लाह जी बेटे क्वेश्चन। लिखा हुआ है होल्डिंग कंपनी शैल नॉट हैव लेयर ऑफ सब्सिडियरीज बियॉन्ड नंबर नोटिफाइड। हाँ हाँ, ये लिस्टेड कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट है, सीसीजी में लिखी हुई है, हमारे पे रेलेवेंट नहीं है, तो इसलिए आप इस लाइन को या तो समझ लो या काट दो। उसमें लिखा हुआ है दोबारा पढ़ो, मैं समझाता हूँ। होल्डिंग कंपनीज शैल नॉट हैव लेयर Shall not have, shall not have layers of subsidiary beyond numbers of। हाँ ये सीसीजी की रिक्वायरमेंट होती थी, अब तो सीसीजी में भी नहीं है, लेकिन स्टिल वो बिलीव करते हैं कि यस कि एक लिस्टेड कंपनी के पास कितनी सब्सिडरीज हो सकती हैं, ये उनका नंबर ऑफ सब्सिडरीज कितनी होल्ड कर सकते हो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन अब ये बात भी नहीं वहाँ पे लिखी हुई, तो इसलिए आप बेशक इसको इस तरह लिखें, ये कभी नहीं आएगा एग्जामिनर आप में लिखना पड़े एज में बी स्पेसिफाइड, क्योंकि ये यूजुअली तब लिखा जाता है जब आपने स्पेसिफाई किया होता है सीसीजी के अंदर। तो हम तो चूंकि पूरा उस तरह लॉ पढ़ते नहीं, हमारे में तो सिर्फ एक्ट है, तो इसलिए आप इसको इग्नोर कर सकते हो लाइन को। मैंने आपको समझा दिया कि आपकी लेयरिंग के ऊपर लिमिट है, इसी तरह डायरेक्टर की भी नंबर ऑफ कंपनीज के ऊपर एक लिमिट है, सीसीजी की रिक्वायरमेंट है ये, इसे बोलते हैं कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशन, ठीक है जी। और सीसीजी सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनीज पे अप्लाई होता है, ठीक हो गया। कुछ ऐसे रेगुलेशंस मौजूद हैं पाकिस्तान में जो सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी पे लगते हैं, दूसरी कंपनीज पे स्टेटस वाइज लगते हैं, स्टेटस वाइज, ठीक है। सो वो कंपनी जो लिस्टेड है सिर्फ उन पे अप्लाई होते हैं जी। और क्वेश्चन? अच्छा, कल मैं एक चीज समझा रहा था, डायरेक्ट कंट्रोल और इनडायरेक्ट, और कंक्लूड कर दिया था, बस मैंने जल्दी से वही डेफिनेशन शायद बतानी है, आखिर में पढ़ानी है, समझा तो मैं गया था। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये एक कंपनी है, ये मैं अपनी कंपनी का जिक्र करने लगा हूँ जी, रुडोल्फ पाकिस्तान, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड, अज्यूम कीजिए प्राइवेट, मैंने आपकी आसानी के लिए प्राइवेट लिमिटेड भी लिख दिया। एक टाइम आया जब इस कंपनी को लगा कि यार हमारे पास काफी पैसा आ गया, कैश एनरिच कंपनी है, हमें एक और कंपनी बनानी चाहिए, एक न्यू डोमेन में जाना चाहिए। ये टेक्सटाइल ऑक्सिलरीज में डील करते थे, टेक्सटाइल केमिकल, ठीक है, कपड़ों के ऊपर जो केमिकल ईसीपीसी ये वो ब्ला ब्ला, डाइज प्रिंटिंग के लिए ये वो। सो इनका काम ये था बिजनेस B2B तब तक, अब तो वैसे ये B2C में भी चलते हैं, लेकिन B2B बिजनेस टू बिजनेस। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा यार रहते केमिकल में डोमेन नहीं पकड़ लेते हैं, ठीक है, थोड़ी सी प्रोडक्ट लाइन ऐड हो जाएंगी, तो इन्होंने एग्री केमिकल्स में एंटर हो गए। एग्रीकल्चर में वो जो स्प्रे स्प्रू नहीं होते, सुंडी मार स्प्रे, फला स्प्रे, ये उसमें चले। इन्होंने एक नई कंपनी बनाई और उसका नाम रखा रुडोल्फ लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड। मैं अक्सर आपको डॉक्यूमेंट इस कंपनी के दिखा रहा हूं, ये रखा। अब इस कंपनी की फॉर्मेशन है ना, लीगल फॉर्मेशन है, तो शेयर होल्डिंग डिसाइड होनी है, हु आर गोइंग टू बी द सब्सक्राइबर्स ऑफ दिस कंपनी। तो हुआ ये कि इस कंपनी के, अगर मैं रियलिस्टिकली दिखाऊं तो जरा नजर आ जाएगा आपको, एक मिनट, ये देखो, मैं इनका आर्टिकल ओपन करता हूं, यहां से जरा आपको नजर, ये देखो जी, ये रुडोल्फ लाइफ साइंसेस का है, अगर आप देखो नाम पढ़ लो बेशक, रुडोल्फ लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं इनकी जरा कंपोजिशन देखने लगा हूं, कैसी कंपोजिशन है। मंसूर के पास कितने शेयर हैं, जरा देखो, एक शेयर। सदफ मंसूर, मिसेस के मंसूर के पास एक शेयर। रुडोल्फ पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड के पास 998, और टोटल शेयर 1000 है, टोटल शेयर। इसकी कंपोजिशन देखिए आपने किस तरह हुई है, एक शेयर मंसूर के पास, एक शेयर मिसेस मंसूर के पास, जबकि 998 शेयर्स इस कंपनी के पास। अब 998 को डिवाइड करो, डिवाइडेड बाय 1000 शेयर, कितने बनते हैं परसेंटेज, जरा देखो कितनी परसेंट, 99 समथिंग, मैं रफली बोल दूं तो 99% ये कंपनी इसको होल्ड करती है। इसका मतलब है, हम अगर वो देखें सब्सिडी की डेफिनेशन, तो पहला डेफिनेशन होती थी कि आपका कंट्रोल ऑफ 50% ज्यादा, ये तो 99%। सीम्स लाइक अ होली ओन्ड कंपनी, ऑल्दो 100% नहीं, इसे होली ओन्ड नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों किया गया 1 शेयर, ये आगे चलते चलते आपको समझ आ जाएगी कि ये हरकत क्यों की है, इतना इस पे मेहरबानी क्यों, बात समझ आई है, इतनी मेहरबानी क्यों, ये एक एक शेयर क्यों दिया, ना देते, इतना भी एहसान ना करते। किसी के ज़हन में आ रहा है वैसे क्यों दिया होगा एक एक शेयर?
नहीं, ये वजह नहीं है। डायरेक्टर हैं तो शायद इंटरेस्ट बढ़े इनका कंपनी, शायद इंटरेस्ट बढ़े। तो डायरेक्टर बेटे देखो मेरी बात सुनो, ये जब इसको कंट्रोल करती है तो इनके चलाने वाले इसको चलाते हैं, तो ये तो मसला ही नहीं था। देखो मुझे सिर्फ अभी मैं वो लीगैलिटी में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि एक आर्टिफिशियल कंपनी दूसरी आर्टिफिशियल कंपनी को कैसे चला सकती है। देयर मस्ट बी सम नेचुरल पर्सन ऑन द बोर्ड that will operate the company. देखो डायरेक्टर्स आर द एजेंट ऑफ द कंपनी, तो चलाने वाले कोई तो हो। अब क्या होगा, इधर बैठ के चलाएंगे तो कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बीच में रहेगा, दिल से नहीं करेंगे काम, चल ठीक है कल देख लेंगे बला बला। मैं समझा रहा हूँ एक बात, क्योंकि मेन प्रायोरिटी कौन होगी ये। सो कुछ तो लॉजिक है, इसका मतलब है एक आर्टिफिशियल पर्सन दूसरी आर्टिफिशियल पर्सन नहीं चला पाएगी इस तरीके से, तो बोर्ड पे कुछ तो होना चाहिए, बोर्ड पे कोई तो नेचुरल पर्सन होना चाहिए। तो अभी इतनी लॉजिक दे रहा हूं, वरना लीगैलिटी है पीछे, वरना ये सारी जो 1-1 शेयर है ये लीगैलिटी है, पढ़ेंगे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। क्या बात समझ आ गई। इसे बोलते हैं जी ये एक्विजिशन है। अब ये बन गई पेरेंट कंपनी और ये क्या कहलाएगी, सब्सिडरी कंपनी। अब मैं एक और चीज समझाने लगा हूं, अब चलें जरा इससे आगे। मैं थोड़ा सा और इस स्ट्रक्चर को आपको रियलिस्टिकली बात बता रहा हूं, ये ऐसा नहीं है कि ये मैं कोई, बल्कि कुछ डॉक्यूमेंट्स तो है ना, कुछ नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं। इस रेडोल्फ पाकिस्तान का कंपोजिशन कुछ ऐसे है। इसमें 51% शेयर होल्ड 49% शेयर होल्डिंग है पाकिस्तान के दो लोकल डायरेक्टर्स की, मंसूर और खालिद चौधरी, केसी लिख दिया। इन दो लोगों ने 49% कंपनी का एक्वायर किया हुआ है और 51% एक्विजिशन है बाय रेडोल्फ, नहीं GmbH, जर्मनी की कंपनी है ये, और उसने 51% शेयर होल्डिंग एक्वायर की हुई है थ्रू इट्स फॉरेन डायरेक्टर्स जो भी हैं, थ्रू फॉरेन मेंबर्स जो भी है। समझा रहा हूं, कंट्रोल किनके पास है, जर्मनी के पास, फॉरेन शेयर होल्डर्स के पास। चला कौन रहे हैं, लोकल शेयर होल्डर्स, लेकिन असल में कंट्रोल किनके पास है, फॉरेन शेयर होल्डर के पास। मजे की बात यह है, आपको बताऊं अगर, कि रेडोल्फ ग्रुप जो है ये एक फैमिली ऑन्ड बिजनेस है जर्मनी का, लेकिन इतना जाइंट ग्रुप है कि इस वक्त दे हैव अराउंड मोर देन अराउंड 30 सब्सिडरीज इन 30 कंट्रीज। इतना बड़ा ग्रुप है ये। अब कहने को ये चलाते दो बाप बेटा है, शुमन एंड डॉक्टर शुमन उसका बेटा है, डॉक्टर शुमन उसका बेटा है, ये दो बाप बेटा चलाते हैं पूरी कंपनी, ठीक है। सो समझाना क्या चाह रहा हूं, कंट्रोल, और हर कंट्री के अंदर कंट्रोल इनका है। मतलब जो कंपोजिशन ऑफ लीगल स्ट्रक्चर है वो इस अंदाज से तरतीब दी गई है कि हर कंट्री के अंदर उनकी सब्सिडरी है एंड होल्डिंग का द पेरेंट, अल्टीमेट पेरेंट। देखो ये सब्सिडरी है, ये इसकी पेरेंट है, और ये इस पेरेंट की पेरेंट है, ये इस अब्बे का अब्बा है, ये कहलाता है अल्टीमेट पेरेंट, अल्टीमेट बेनिफिशियल ऑनर। अच्छा अब समझाने क्या लगाऊं, अब जरा गौर करो, रेडोल्फ जर्मनी इन पे कंट्रोल रखती है एज पर डेफिनेशन, और ये सब्सिडरी है रेडोल्फ जर्मनी की। बात समझ आ गई, सब्सिडरी, और इस सब्सिडरी ने आगे ये कंपनी एक्वायर की हुई है, तो सब सब्सिडरी। तो ये देखो, ये कहलाता है कंट्रोल और ये कहलाता है डायरेक्ट कंट्रोल और ये कहलाता है इनडायरेक्ट। देखो बेटा, इसकी वजह से इस कंपनी पे भी तो रेडोल्फ जर्मनी का कंट्रोल है। अपनी सब्सिडरी की वजह से उन्होंने एक और सब्सिडरी के ऊपर कंट्रोल रखा हुआ है, इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट कंट्रोल। वो इसको एक्वायर करते हैं तो इसीलिए वो इसको पे भी कंट्रोल रखते हैं। क्या कुछ बात समझ आई? बस यही जमाना हमारा समझाने वाला बात रह गई थी, बाकी सारा हमने पढ़ लिया हुआ। तो मैं जरा डेफिनेशन जल्दी से पढ़ रहा हूं ताकि हम अपने अगले टॉपिक की तरफ जाएं। होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी, कुछ बात ना समझ आए तो मुझसे पूछ लेना। मीन्स अ कंपनी विच इज अनदर कंपनीज होल्डिंग कंपनी इफ बट ओनली इफ दैट कंपनी इज अ सब्सिडरी। तो बड़ी बेहुदा सी डेफिनेशन है कि एक होल्डिंग कंपनी को होल्डिंग कंपनी तब कहूंगा जब सामने वाली उसकी सब्सिडरी होगी। तो सब्सिडरी कंपनी क्या हुई फिर? कहते हैं सब्सिडरी कंपनी और सब्सिडरी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी। ऑब्वियस बात है, दो कंपनी के रिलेशन के बगैर मैं सब्सिडरी समझा ही नहीं पाऊंगा, दो का तो होना जरूरी है ना, एक वो जो मुझे कंट्रोल कर रही है। तो कहता है दैट इज टू से द होल्डिंग कंपनी, हम उसके रिलेशन में बात करें
तो मीन्स अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी, यानी सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी है, यहां से डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है सही, मीन्स अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी नंबर 1 कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड, ड्राइवर उनके हों, और या फिर दोनों में से एक भी शर्त पूरी हुई तो कंपनी सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी, एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ इट्स वोटिंग सिक्योरिटीज, मतलब 51% से 50% से ज्यादा कंट्रोल हो, आइदर बाय इटसेल्फ और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी, या तो आइदर बाय इटसेल्फ, या तो डायरेक्ट कंट्रोल हो या फिर थ्रू इट्स सब्सिडरी, या तो आइदर बाय इटसेल्फ और थ्रू इट्स सब्सिडरी। क्या ये बात समझ आई है अब? फॉर द पर्पस ऑफ द अबव मीनिंग ऑफ सब्सिडरी कंपनी नंबर 1, वही बातें दोबारा रिपीट करने लगा है, तो शायद डेफिनेशन के अंदर इसका इतना रोल नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। कहते फॉर द पर्पस ऑफ अबव मीनिंग ऑफ सब्सिडरी कंपनी, अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी even if the control referred into in subclause A and B is of another subsidiary company of the holding company। कहता है ये जो, जरा ये बात समझने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं समझा चुका हूं वैसे। कहता है एक कंपनी को सब्सिडरी कंपनी कहेंगे इवन के ये जो आपने ए और बी में बातें पढ़ी हैं, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, कंट्रोल, ये जो बातें पढ़ी हैं, ये कंपनी सब्सिडरी कहलाएगी इवन दैट ये दोनों बातें क्लॉज ए और क्लॉज बी वाली इसके रेफरेंस से अप्लाई होती हों, तब भी ये सब्सिडरी कहलाएगी इस कंपनी की। समझ आई बात की? ये समझाना चाह रहा है वो। क्या बात सबको समझ आई है? तो पहला पॉइंट ये है कि कंपनी को सब्सिडरी कहेंगे ऑफ द होल्डिंग इवन इफ द कंट्रोल, जो आप कंट्रोल की बात करें ए और बी में, वो कंट्रोल इसका हो, ठीक है? ए और बी इज ऑफ अनदर सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी, इज ऑफ अनदर सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। क्या समझ आई बात की? मैंने इसलिए स्केच आप लोगों के सामने रखा हुआ था कि आप लोगों को समझ आइए बातें क्या लिखी हुई हैं। अगली बी बात, सेकंड क्लॉज, द कंपोजिशन ऑफ द कंपनीज बोर्ड शैल बी डीम्ड टू बी कंट्रोल्ड बाय अनदर कंपनी if that other company by exercise of power exercisable by it at its discretion can appoint or remove all or majority of the director। ये बात मैंने कल भी पढ़ाई थी कि कंपोजिशन कंट्रोल तब है जब आप उनके सारे बोर्ड के लोगों को अपॉइंट कर सकें, या फिर अगर 5 लोग हैं तो 3 आप अपॉइंट कर सकें, तब भी कंपोजिशन आपके पास है, तो इसका मतलब है वो कंपनी आपके कंट्रोल में है। तीसरी चीज, एक्सप्रेशन कंपनी इंक्लूड्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट। अब बॉडी कॉर्पोरेट की भी डेफिनेशन मैंने अभी तक नहीं पढ़ाई, तो ये वैसे इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, काटना चाहें काट दें। लेयर इन रिलेशन टू द होल्डिंग कंपनी मीन्स सब्सिडरी और सब्सिडरीज। तो लेयरिंग क्या बोलते हैं? वो सब्सिडरी और सब्सिडरी की जो लेयर्स है उसको लेयरिंग बोलते हैं। ठीक हो गया? प्लीज एग्जाम्पल एक दफ़ा 11 पढ़िए जल्दी से। बेटा मैंने मैसेज उसी वक्त का फॉरवर्ड कर दिया हुआ, तो शायद डिलीवर नहीं हुआ था जी। एग्जाम्पल 11 क्लियर है? क्लियर हो गया? फिर ये रेडॉल्फ भी है ना, इनके पास रेडॉल्फ कौन सी वाली? तीनों ही है बेटा रेडॉल्फ। वो सेकंड वाली वो जो अच्छा, पाकिस्तान वाली। जी जी तो ये अगर वो डायरेक्ट रिमूव कर सकते हैं, अपॉइंट भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर जी उसके बाद 51% रेडॉल्फ जो जर्मनी की है, हाँ उसके शेयर हैं, इसके बावजूद भी वो सब्सिडी नहीं। नहीं, मुझे बात समझ आई। आप किस स्ट्रक्चर में कह रहे हो? आप इसकी बात कर रहे हो? हाँ जी। इनके पास जो मंसूर है वो खालिद चौधरी साहब हैं, इनके पास अगर जो है डायरेक्टर जो अपॉइंट कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं, हाँ हाँ, इनके पास ये पावर हो, हाँ, उसके बावजूद भी नहीं होती ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होती, क्योंकि आइदर वन साइड आप प्ले करते हो। ऐसा सिर्फ गवर्नमेंट के केस में होता है कि कंट्रोल नहीं होता, लेकिन गवर्नमेंट आगे कहती है बोर्ड पूरा मेरा होगा। ऐसा सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर सकती है। गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज के अंदर ऐसा हो रहा होता है। प्राइवेट कंपनी के अंदर बड़ा क्लियर होती है चीज़ें, अंडरस्टैंडिंग। जब इन चारों ने आपस में बात की होगी, ये दो बेटे शोमन, डॉक्टर शोमन और उन चारों ने, तो बात यही हुई थी कि कंट्रोल किसके पास होगा? जर्मनी के पास। एंड यू आर गोइंग टू बी द सब्सिडरी। हाँ या 51% शेयर होगी
डायरेक्टर पे होल्ड होगा इनका। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, दोनों में से कोई एक भी पूरी हुई तो। लेकिन मैंने कहा कि जो अंडरस्टैंडिंग है ना प्राइवेट अरेंजमेंट्स में, कोई भी ऐसे नहीं होती कि मैं कहूँ मैं बाद में लड़ाई करूँ, बोर्ड तो मेरा है ना। क्या होगा, मैं आपको मज़ा बताता हूँ, सारा रॉ मटेरियल तो जर्मनी से आ रहा है या उनके रेफरेंस से आ रहा है, प्रोडक्ट पे लेबल उनका है, लाइसेंसिंग उनकी है। तुम जिस दिन बदतमीजी करोगे सब कुछ खत्म कर देंगे, छुट्टी खत्म, क्या बेचोगे? आपके पास लाइसेंस नहीं, आपका माल मार्केट में है, पैसे नहीं मिलेंगे वापस, तो आप तो बुरी तरह तबाह हो जाओगे, आप तो ये कभी हरकत करोगे ही नहीं। क्या बात समझ आ रही है? ऑल्दो यहाँ पे देखो एक और बड़ी मजेदार बात है, यहाँ पे कंपोजिशन का मसला ही नहीं है, यही दोनों लोग मेंबर भी हैं और यही दोनों डायरेक्टर भी हैं, तो फिर चेंज क्यों होना है डायरेक्टर ने? आप ये भी जरा समझो ना। देखो इस तरह की हरकतें होती हैं, इस तरह के अरेंजमेंट्स होते हैं जिसके अंदर फिर वो ऑप्शन ही नहीं होती, वो कॉन्ट्राडिक्शन वाली। अब देखो यही दोनों मेंबर हैं, यही दोनों डायरेक्टर हैं, मालिक भी यही है 49 के, डायरेक्टर भी यही है। अब आप बताओ ये क्यों चेंज करेंगे किसी को? इट सीम्स लाइक यहाँ पे भी फैमिली ओन्ड बिजनेस बना हुआ है, ये दोनों दोस्त हैं बचपन के, ठीक है, हम साए हैं, नेबर हैं आपस में, तो ये दोनों दोस्त हैं बड़े अच्छे, तो इन्होंने एक्वायर की हुई है, तो ठीक है मौज। जर्मनी ने इनको अपॉइंट किया? नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट हुए थे, पहले डिस्ट्रीब्यूटर थे, फिर उसके बाद इन्होंने एजेंसी बना ली, जो भी किया, फिर उसके बाद ये सफ़र 2009 से स्टार्ट हुआ था। बूम इनको 2-3 सालों में मिला, 2-3-4 सालों में एकदम बूम मिला, रिकग्निशन बहुत स्ट्रॉन्ग मिली फिर इन्हें, तो वो इसलिए आज ये कंपनी बिलियंस में खेल रही है, ऐसी बात नहीं है। आज ये कंपनी अराउंड कहीं 10 बिलियन के अराउंड घूम रही होगी एनुअली, सो इट्स अ साउंड कंपनी नाउ। बल्कि वो 10 बिलियन है, नीचे वाली तो फिर कोई 2 बिलियन पे पहुंची होगी, मतलब कि यस, लेकिन ये बंदे पढ़े लिखे हैं, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। ये जो मंसूर है आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय हिम, ठीक है, ये बंदा केमिकल इंजीनियर है, ठीक है, और इसने उसके बाद MBA किया हुआ है USA से। इनके फादर जो थे वो कर्नल थे, और ही इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल नहीं होता, वो इनफैक्ट मैन ऑफ वर्ड्स, वो वाला बंदा है ये। और इतने एथिकल वैल्यूज इतने साउंड हैं, एम्प्लॉय रिटेंशन इतनी साउंड है, एम्प्लॉय के साथ बिहेवियर मतलब बिहेवियर या जेलिंग इतनी साउंड है कि लोग छोड़ के नहीं जा रहे 15-15 सालों से। मतलब वो लोग काम कर रहे हैं आज कंपनी में जो पहले दिन आए थे एज अ राइडर, और आज वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं। उनमें एक पर्सन है जो एज अ राइडर आया था, ठीक है, आज वो हेड ऑफ सप्लाई चेन है, उसको प्रमोट करता करता इसलिए। और आज वो कोई दुनिया की कंपनी नहीं है, दुनिया का मुल्क नहीं है जो वो घूमे नहीं हुआ। हेड ऑफ डिपार्टमेंट की बात बता रहा हूँ, क्योंकि उसने वहीं पे पढ़ाई की, वहीं पे MBA किया, वहीं पे सब कुछ किया, तो आज वो पूरी कंपनी के ऊपर हेड ऑफ सप्लाई चेन मीन वो स्टॉक मार्केट कह रहा हूँ, वो आपकी फैक्ट्री भी कंट्रोल करता है, वो आपकी रॉ मटेरियल भी कंट्रोल करता है, वो आपके कस्टमर भी कंट्रोल करता है। सो ऐसे लोग हैं जो उनके साथ लॉयल हैं, लॉयलिटी चेन एक नेक्स्ट लेवल पे है, तो यही वजह, ठीक है। सो बंदा बहुत साउंड है, लीडर है बंदा, मतलब सॉर्ट ऑफ लीडर, ठीक है। तो ऐसा इंसान है जिसने जो अपनी सेल्स मीटिंग में यूं कहता होता था कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, इन्होंने किया जो किया, और वह रियलिटी है। मैं जब अपॉइंट हुआ था तो वो बंदा वीडियो गेम्स खेलता था IT रूम में बैठ के, ठीक है, 2-2 घंटे 2.5 घंटे। डायरेक्टर जो है हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर, वो वीडियो गेम्स खेल रहा है। फिर उसने IT वालों को कहा आइंदा से खबरदार, तुमने मुझे IT रूम में किया, ये सारा सेटअप मेरे रूम में लगवा दो। फिर वो अपने रूम में बैठ के खेलता था, ठीक है। सो उससे शर्म आती थी, कहता सारे काम कर रहे होते मैं गेम खेल रहा होता हूँ। सो बट उसने जो नीचे लीडर्स क्रिएट किए हुए थे हर डिपार्टमेंट में, उन्होंने इफेक्टिवली काम किया उसके लिए। सो ये चलो जी, प्लीज 11 क्लियर। सो ऐसी एग्जाम्पल मौजूद हैं, लीडर्स हैं हमारे पास, अच्छे लीडर्स अच्छे हैं हमारे पास, बंदा बहुत अच्छा है, बहुत ग्रेट इंसान है। होली ऑन सब्सिडरीज, एथिकल बहुत है। ये मैंने बहुत कम लोगों में देखा कि कोई एथिकल वैल्यूज रखता हो। देखो हमारे पास ना, हम लीगली तो बंदे के पुत्र बन जाते हैं जब हमारे पे डंडा होता है कि यार मार पड़ेगी, पनिशमेंट मिलेगी, बिला बिला, तो इंसान बन जाओ। यहाँ पे सिग्नल अभी ऑफ हो तो देखो मुसलमानों का क्या, बल्कि हमारे पाकिस्तानियों का हाल देखना क्या करते हैं। अपना फ़र्ज समझ के तोड़ेंगे कि इशारा तो बंद है, क्या करें। सो वो बंदा इतना एथिकल वैल्यूज़ रखता है कि उसकी कुछ ऐसी एट्रीब्यूट्स थी जो मुझे लगता था यार यहाँ पे ये ना भी करता तो क्या फ़र्क पड़ता, लेकिन उसकी अपनी वैल्यूज़ हैं उन चीज़ों के ऊपर, वो फिर परवाह नहीं करता था उन चीज़ों के ऊपर। चलो आगे चलते हैं। होली ऑन सब्सिडी, a company shall be deemed to be a wholly on subsidy of another company or the statutory body if all the shares are owned by other company,
और दैट स्टैट्यूटरी बॉडी। सिंपल बात, वही ये मैंने कहा 99% की जगह 100% होती तो क्या कहते, होल्डी ओन्ड सब्सिडरी। प्लीज एग्जांपल 12 पढ़िए जल्दी से। ओ सॉरी 12 क्लियर, आसान सी एग्जांपल थी। अब मैं एक छोटा सा टॉपिक पहले पढ़ाने लगा हूं, फिर बॉडी कॉर्पोरेट पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़ा रहा बॉडी कॉर्पोरेट, बल्कि एक काम कीजिएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 है, आज सेक्रेटरी हैज रिसेंटली ज्वाइन एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। ये एक दफा अगर आप लोगों की आसिफ सर की बुक में है जरा देखिएगा प्लीज, ये वाली एग्जाम्पल प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 उन्होंने रेफर किया हुआ कहीं पे? नहीं तो मेरा मानना है जो आप में से आसिफ साहब की बुक भी फॉलो कर रहा है ना, वो ये बुक डाउनलोड करके रख ले ऑनलाइन में। है लिखी हुई है, किस पेज पे है, पेज नंबर बताइएगा। पेज नंबर 8 पे है जी एग्जांपल, जो आसिफ साहब की बुक फॉलो कर रहे हैं। ये एग्जांपल आपने घर से करके आनी है, जरा समझ के। ये हम समझ चुके हैं ये क्या चीज है, लेकिन जरा आपने टेक्निकल है, आपने घर से करके आनी है, फिर कल डिस्कस करूंगा। अच्छा जी, इसके बाद मैं आता हूं जरा, मैं जरा जंप करके इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूं, परेशान नहीं होना, ठीक है। टॉपिक ढूंढ लेना, टॉपिक पे जाना है आपने आगे पीछे नहीं जाना कि अच्छा हम क्या पढ़ेंगे, क्या नहीं, हम आपने टॉपिक वाइज चलना है, जो टॉपिक की हेडिंग है। मैं अब पढ़ाने लगा हूं एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, क्योंकि वो साथ साथ बोरिंग बातें एक एक करके पढ़ाता जाऊंगा ना, ताकि अजीब ना लगे, अब बहुत अजीब लगना शुरू हो गया। अब लो जी, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, बेटा ऐसी कंपनीज को बोलते हैं, सेक्शन 42 की कंपनी बड़ी मशहूर है, कई दफा ICAP ने अपने क्वेश्चन के अंदर सेक्शन 42 का रेफर किया। तो आप प्लीज, मैं किसी सेक्शन को आपने याद नहीं करना, ना कभी रेफर करना है, लेकिन सिर्फ ये एक सेक्शन याद रख लें, कभी रेफर नहीं करना गलती से भी, लेकिन इसको याद रख लें कि ये सेक्शन 42 है। ये देखो, अगर मैं ये देखूं, ये देखो, लाइसेंसिंग ऑफ एसोसिएशन विद नॉट प्रॉफिट ऑब्जेक्ट, सेक्शन 42। बेटा आपने दो तरह की बिजनेसेस समझे होंगे हमेशा, एक होता है प्रॉफिट ओरिएंटेड और एक होता है नॉन प्रॉफिट। नॉन प्रॉफिट का मकसद क्या होता है कि वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे, लेकिन किसी कॉज के लिए काम कर रहे होंगे, और वो कॉज कोई भी वेलफेयर कॉज हो सकती है, मे बी ईदी फाउंडेशन की तरह आप डिफरेंट कॉजेज़ के लिए काम कर रहे हो, अखुवत की तरह, यस अखुवत की तरह आप एजुकेशन सेक्टर पे, बहुत हेल्थ सेक्टर पे काम कर रहे हो, और इसी तरह ICAP है जिस तरह ये आपकी वेलफेयर के लिए काम कर रही है अनडाउटेडली, ठीक है। ऑल्दो उनका प्रॉफिट पिछले साल का 60 करोड़ का था, लेकिन फिर भी प्रॉफिट ओरिएंटेड है। अच्छा, समझाना क्या चाह रहा हूँ, देखो 60 करोड़ का प्रॉफिट मैंने रेफर कर दिया, लेकिन इसमें और प्रॉफिट ओरिएंटेड में फिर फर्क क्या हुआ, कमा तो ये भी रहे हैं, प्रॉफिट तो ये भी बना रहे हैं, नेट प्रॉफिट बता रहा हूँ। ये अपने जो होते हैं ना एक्सपेंसेस, उसको पूरा करने के लिए करते हैं। 60 करोड़ नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट बोल रहा हूँ मैं, वर्ड नेट मीन्स आफ्टर पेइंग ऑल द डायरेक्ट इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस। जी जी, और बताओ। नहीं मैं वजह पूछना चाह रहा हूँ कि देखो फिर तो प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट में क्या फर्क होता है दोनों में? ओके, मेंबर्स नहीं लेके जा सकते, शाबाश, कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं बेटे। मैं फॉर एग्जांपल आपको ऐसी कम अखुवत की एग्जांपल ले लें, डोनेशन बेतहाशा आ रही हैं, क्या करें, बैंक में रखें, वो तो डिवैल्यूएशन का बाइस बनती रहेंगी। तो क्या किया जाता है, TDR में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर दी जाती हैं कि जब तक उस डोनेशन की जरूरत नहीं पड़नी उस पर थोड़ा पैसा बन जाए, तो करते हैं, इन्वेस्टमेंट हो सकती है बेटे। हाँ, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा कभी मेंबर को। प्रॉफिट ओरिएंटेड में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है मेंबर को? डिविडेंड की शक्ल में। ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होनी, इसका प्रॉफिट आएगा भी तो रिटेन रहेगा 100%, और इसी कॉज के लिए जिसके लिए ये कंपनी बनी है उसके लिए इस्तेमाल होगा। क्या मेरी बात समझिए? ये डिफरेंस है बिटवीन अ प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस और नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड। क्या यहां तक क्लियर है सबको, क्लैरिटी है अब? सो ये लोग पहले एसोसिएशन के तौर पे चलते थे, फॉर्म के तौर पे, बट लॉ ने कहा नहीं, तुम्हें हम कंपनी का दर्जा दे देते हैं। सो इनको कंपनी का दर्जा दिया गया अंडर सेक्शन 42 कंपनी। लेकिन आप ऑपरेट करना चाहते हो एज अ नॉन प्रॉफिट, तो आपको लाइसेंस एक्वायर करना पड़ेगा। क्राइटेरिया फॉर लाइसेंस क्या होगा भाई? लाइसेंस के बगैर नहीं चलोगे। इस तरह तो हर बंदा मुंह उठा के नॉन फॉर प्रॉफिट बना के घूमे फिरेगा, डोनेशन इकट्ठी करेगा या कंट्रीब्यूशंस लेगा लोगों से और बाद में गायब हो जाएगा। सबसे बड़े स्कैम किस में हुए? इन्हीं में हुए, ठीक है। SEC सबसे ज्यादा केयरफुल किसके बारे में है? इन्हीं के बारे में है। सही चपड़े मारता है इनको, रीजन उन्हें पता है कि ये फ्रॉड कर रहे हैं।
आपके बहुत सी मैं ऐसे एसोसिएशंस को जानता हूँ, एनपीओस को जानता हूँ जो कि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। मैं अंदर की खबर जानता हूँ कि हाँ कर रहे हैं। हाँ नहीं वो तो एक गलत है, वो तो बहुत छोटे लेवल है, कितना को बना लोगे। मैं एक बंदे को जानता हूँ, वो मैट्रिक पास भी नहीं है, मैट्रिक है शायद, अंडर मैट्रिक। और मेरा दोस्त ना अक्सर जब कभी उस कंपनी में फाइनेंस मैनेजर होता तो मुझे कहता था, देख मेरा चेयरमैन जो है वो मैट्रिक पास है, लेकिन इतना बड़ा उसने एक इदारा, फलाही इदारा खोल रखा है और वो हॉस्पिटल्स बनाता है डिफरेंट लोकेलिटीज़ में। लाहौर में नहीं, लाहौर से बाहर उसके हॉस्पिटल्स हैं एक दो जगहों पे, मैं नहीं बताऊंगा, नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा उसकी रीज़न है ना, कॉन्फिडेंशियलिटी है, गलत हो जाएगी चीज़। अब मैं सिर्फ समझाने का लगाऊं, यार देखो हाउ इज़ इट पॉसिबल, एक मैट्रिक पास बंदा आया फिलंथ्रॉपिक एक्टिविटी के लिए, लोगों की भलाई के लिए, और आज वो मर्सिडीज में घूम रहा है, उसके बेटे BMW में घूम रहे हैं। कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? दिमाग समझ आती है दिमाग को? नहीं पॉसिबल। मैं मानता हूं उन्होंने गबन नहीं किया होगा, लेकिन उन्होंने पता क्या किया होगा एक टाइम के ऊपर, मुझे नहीं पता, मैं ये मेरा मफरूज़ा है, ये मेरा इल्ज़ाम है, साबित नहीं है, मुजरिम नहीं है वो, मुल्जिम है मेरी नज़र में, मुजरिम नहीं है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए मैंने नाम भी नहीं बताया, सब कुछ हिडन रखा। मेरा मानना सिर्फ ये है कि देखो मुझे सिर्फ एक बात बताओ, तुमने मुझे डोनेशन की मद में पैसे दिए, मैंने किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया, उससे आने वाला प्रॉफिट किसका है? मेरा पर्सनल नहीं, उसी एनपीओ का है। मैंने इन्वेस्टमेंट पर, तो इन लोगों ने क्या किया है, जो मेरा, क्योंकि इनकी कंपनीज हैं 2 से 3, इन्होंने उस डोनेशन के पैसे को इस्तेमाल किया कंपनी सेटअप में। जब वो कंपनी बूम कर गई तो वापस पैसा जितना लिया था उतना वापस कर दिया। मेरा ये मानना है कि ये पैसा जिससे बनने वाली ये सारी जो प्रोडक्ट्स आपको नज़र आ रही हैं इसमें, जो कंपनियां, जो प्रॉफिटेबल कंपनियां, वो इसी कंपनी की हैं, वो आपका पैसा नहीं है। आज वो कहते हैं हम फलां कंपनी के चेयरमैन है, फलां कंपनी के चेयरमैन है। कैसे भाई? अब जब तुम कैसे का सवाल पूछते हो ना, तो वो फिर मेरे दोस्त को होती है मसला, ठीक है, कि भाई तू ऐसा सवाल क्यों पूछता है? मैं कहता हूँ मैं तो पूछूंगा भाई अगर ऐसी बात थी तो फिर ईदी क्यों नहीं इतना सक्सेसफुल रहा? ईदी साहब की जो आखिरी मोमेंट्स थे, लाइफ थी, वो किस तरह की थी, कितनी सादा थी, आप लोग शायद सब जानते हो, राइट? मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो क्यों नहीं इतने सक्सेसफुल हुए? बल्कि वो वो जिसकी मैं बात बता रहा हूँ उनसे बहुत बड़ा जायंट था, ठीक है, फिलंथ्रोपिस्ट में बहुत बड़ा फिलंथ्रोपिस्ट था। ऐसे ही है ना, उसने क्या क्या काम नहीं किए, क्या क्या सर्व नहीं किया उसने, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि उसने बस इस बात का ख्याल रखा कि ये पैसा लोगों ने इस कॉज के लिए दिया है, और इसमें से मेरी तनख्वाह है इतनी सी जो मुझे अपने खर्चे चलाने के लिए चाहिए, और वो तनख्वाह ड्रॉ करता था, हलाल वे में तनख्वाह ड्रॉ करता था, घर का सर्कल भी तो चलाना था ना। तो असल में ईदी साहब को ये आइडिया था, जो आज एनपीओ बनती है उसको ये समझ नहीं आ रही कि भाई जो पैसा आ रहा है उससे बनने वाला पैसा भी एनपीओ का ही है, इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट है। अखौत भी ऐसे कर रही है, अखौत भी ऐसे कर रही है, थोड़ा सा फर्क है। एनजीओ लोकल गवर्नमेंट के अंडर होती है, एनपीओ एससीसीपी कंट्रोल कर रहा है, दोनों में फर्क है। इसका कोर्स सिर्फ फलाही के हद तक है, रोलेक्स भी एनपीओ है। ओएलएक्स नहीं यार, ओएलएक्स कहाँ एनपीओ है? सर रोलेक्स, रोलेक्स, हाँ, यस 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 यस, वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपना, और सॉरी चैरिटी कॉजेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, विड्रॉ नहीं करते, मेंबर विड्रॉ नहीं करते, यस। बट मैं ये कहना चाहूँगा, मुझे उसकी लीगल स्ट्रक्चर नहीं पता, लेकिन हो सकता है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस हो, लेकिन वो प्रॉफिट नहीं रखता, वो आगे दे देता है, ठीक है। प्रॉफिट बनाता है क्योंकि प्रॉपर्ली बेचता है चीज़ें, लेकिन उसके बाद अपने पास नहीं रखता। ये उसकी एक अलग एक्टिविटी है कि मैं कहूँ कि मैं प्रॉफिट ओरिएंटेड काम कर रहा हूँ, लेकिन जितना पैसा आता है मैं सारे का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, चैरिटी कर देता हूँ, वो एक अलग चीज़ है। एक कॉज ही अलग कर लेना, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो हमारे ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं? प्रमोशनल ऑफ यूज। हमारा क्राइटेरिया किन बातों पे मिलेगा? आप प्रमोशन करना चाह रहे हो यूजफुल ऑब्जेक्ट, लाइक कॉमर्स के लिए, एजुकेशन के लिए काम करते हो, स्पोर्ट्स के लिए, हेल्थ के लिए, किसी भी एक कॉज को पकड़ते हो और आप उस कॉज के लिए, अब आके एससीसीपी ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई तुम मेमोरेंडम के अंदर जिस कॉज का जिक्र करोगे सिर्फ उन्हीं कॉज पे पैसा इन्वेस्ट करोगे। ये हरकतें नहीं चलेंगी अब कि तुम पैसा ले रहे हो किसी और मद में और इस्तेमाल किसी और मद में कर रहे हो। लोग पहले ऐसे करते थे। बेईमानी का एक और अंदाज ये भी था कि पैसा रेज कर लो हेल्थ का नाम लेके, बाद में कहीं और इन्वेस्ट कर दो।
तो अब वो कहता है कि नहीं, जिस कॉज के लिए ले रहे हो उसी कॉज पे स्पेंडिंग होगी, ठीक। तो एक्सपेंस तभी अलाउड होगा जब उस कॉज के लिए होगा। नेक्स्ट सेकंड, एप्लीकेशन ऑफ कंपनीज प्रॉफिट या इनकम फॉर द कंपनीज ऑब्जेक्ट, ये तो मैंने समझा दिया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, कंपनी के पर्पस के लिए ही इस्तेमाल होगा, कॉज के लिए इस्तेमाल होगा। नंबर थर्ड, प्रोहिबिशन ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द, डिविडेंड हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, सारे का सारा पैसा कंपनी के ऑब्जेक्ट कॉज के लिए इस्तेमाल होगा। कंपनी का ऑब्जेक्ट लॉ के और पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं होगा। इन बातों का ख्याल रखोगे तो आपको लाइसेंस इशू कर दिया जाएगा। क्या यहां तक बात समझ आई? देन यू कैन ऑपरेट एज ए नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। जी बेटे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते आगे तो फिर ये बिजनेस ग्रो किस तरह करता है? बिजनेस कहाँ करते हैं ये लोग बेटे? ये तो डोनेशन इकट्ठी करते हैं, बिजनेस कहाँ करते हैं बेटे? जिस तरह आपने रोलेक्स एग्जांपल दी, हाँ, मैंने इसलिए तभी उसे बोला कि मुझे उसका स्ट्रक्चर नहीं पता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि वो प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी होगी, लेकिन वो अपनी चैरिटी कर देती है आखिर में सारी। दोनों बातों में फर्क है बेटे। एक है आप एक कॉज के लिए ही काम कर रहे हैं, जैसा अखुवत है, ढेर सारी डोनेशन है। अब डॉक्टर अमजद साहब, अगर आप शायद जानते हो उनको, ये उनका प्रोजेक्ट है और उनका प्रोजेक्ट यही था कि फाइनेंसिंग करें। अब वो दो तरह के काम करते हैं, एजुकेशन पे भी स्पेंड करें, फाइनेंसिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, इंटरेस्ट फ्री फाइनेंसिंग। अगर आपको याद हो, आपको शायद इल्म ना हो कि आईडी कार्ड के ऊपर लोन मिल जाता है, छोटे लोन्स, कि यार ठीक है 25,000 का लोन चाहिए, आईडी कार्ड दो, 25,000 का लोन ले लो, विद अ प्रॉमिस कि यार वापस कर दोगे इतनी देर में, ठीक है जाओ। कुछ नहीं रखते इससे ज़्यादा, कोई गारंटी, सिर्फ वो आपके घर पहुंचेंगे, घर पहुंच के आपको देख लेंगे, अच्छा आपका ये घर है, आप यहाँ रहते हो, बात खत्म। ये वेरिफिकेशन है उनकी टोटल। और उनकी रिकवरी रेट कितना है? 99 पॉइंट समथिंग %। लोग खुद आके वापस कर देते हैं खुशी से कि यार मेरा हो गया, मेरा काम चल पड़ा है, ये आपका लोन वापस। 99%। अगर आपको शायद डॉक्टर अमजद की कहानी सुनी हो तो उनकी कहानी बड़ी मजे की है कि मैंने एक औरत को 10,000 रुपये की सिलाई मशीन लेके दी और उसको वो मांगने आई थी मुझसे पैसे, तो मैंने उसको सिलाई मशीन ले दी। मैंने कहा कुछ काम धंधा कर ले, तो जब तेरे पास पैसे हों दे दी, नहीं होंगे तो ना सही। कहते वंस मैं भूल गया। उसके बाद एक दिन अचानक आई है वो औरत और उसने मुझे आके 10,000 दिया वापस। उसने कहा मेरा बेहतरीन काम चल पड़ा और मेरा रोजी रोटी जो है उसी सिलाई मशीन से जुड़ गई जो आपने मुझे लेके दी, थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो कहता उस दिन मुझे समझ आई, कहता उस बीवी ने मुझे एक और वर्ड्स कहे, उसने मुझे कहा, बड़ी मजे की स्टोरी है, इमोशनल, वो बड़े अच्छे अंदाज सुनाते, मैं तो बड़ी शायद बेतुके अंदाज से सुना रहा हूँ। उनका वर्ड्स थे कि यार एक ये भी है कि उस औरत ने मुझे ये कहा कि सर इस 10,000 को अपनी जेब में ना रखिएगा, प्लीज़ मेरी जैसी किसी और औरत को दे दीजिएगा। कहते दैट ट्रिगर मी कि यार ये क्या चीज़, मतलब कि ये तो बड़ी अच्छी ने बात बता दी मुझे। कहते हैं देन द अखुवत फाउंडेशन एक्चुअली बिल्ड्स अप। तो ये एक उनकी कहानी थी कि यार फिर उन्होंने फाइनेंसिंग से स्टार्ट किया था कि फाइनेंसिंग देते थे, लोनिंग देते थे फ्री ऑफ इंटरेस्ट, बाद में वापस आके वो लोग वापस करते थे और ये सर्कल चलता गया। फिर लोग जो इस कॉज को अच्छा समझने लगे वो इसके साथ जुड़ने लगे, वो इन्वेस्ट करने लगे, डोनेशंस आनी शुरू हो गई। नाउ ही इज़ अ पब्लिक फिगर, अब लोग उनको डोनेशन देते हैं, ट्रस्ट करते हैं कि यार ये पर्सन कभी, जिस तरह ईदी फाउंडेशन पे ईदी साहब पे ट्रस्ट करते थे लोग कि यार ये बंदा कभी अपनी ज़ात के लिए पैसा इस्तेमाल नहीं करेगा। लाइकवाइज इस वक्त जो आइडेंटिटी है वो खुद अमजद साहब की है, डॉक्टर अमजद साहब की है, ठीक है। तो बिजनेस नहीं कर रहे बेटे, ये लोग फिलैंथ्रोपिस्ट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और इनको पैसा डोनेशन की मद में आ रहा है, चैरिटी की मद में आ रहा है, जो लोग इस कॉज के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पैसे दे रहे हैं, ठीक है। ये पब्लिसिटी नहीं करते कि हम ये कर रहे हैं वो करें, कुछ बेचते भी नहीं है। हाँ, ये अपने अगर डोनेशन ज़्यादा आ गई, सपोज मेरे पास इस वक्त 2 बिलियन की डोनेशन पड़ी है, लेकिन 2 बिलियन मेरा यूज़ होना है 6 महीने बाद, तो क्या मैं 2 बिलियन अकाउंट में संभाली रखूँ? नहीं। अब ये क्या कर देते हैं, उसको इन्वेस्ट इन TDRs एंड फिक्स डिपॉजिट्स, बला बला जो इन्हें सूट करती है ये उस इन्वेस्टमेंट में डाल देते हैं, फिर वहाँ से रियलाइज कर लेते हैं जब ज़रूरत पड़ती है। क्लियर? जी बेटे। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं टैक्स पे करती हैं, एग्जाम्प्ट होती हैं, जिस तरह से ये फाउंडेशन है या एग्जाम्प्ट होती है, मैंने वही तो बोला, एग्जाम्पशन है अवेलेबल, इनको एग्जाम्पशन अवेलेबल है 100%। टैक्स एग्जाम्पशन की बात कर रहे हो ना, एग्जाम्पशन है बेटे। जब काम ही फिलैंथ्रोपिस्ट का है, जब पैसा आने वाला प्रॉफिट है ही नहीं, जब डोनेशन है वो, तो गवर्नमेंट डोनेशन में से हिस्सा नहीं लेती। फिर देखो 100 बिलियन नजर आ रहा है, लेकिन है तो सारे का सारा ज़कात, चैरिटी, इस तरह के पैसे हैं ना, इसमें से गवर्नमेंट शेयर क्यों लेगी? ये इनकम थोड़ी है। टैक्स क्रेडिट देती है। हाँ, टैक्स क्रेडिट वही बोल रहा हूँ, 100% एग्जाम्पशन है, ठीक है जी। क्लियर? चलो आगे। लाइसेंस इशू होता है बेटा 3 सालों के लिए, उसके बाद आपको रिन्यू करवाना पड़ता है। उसकी रीज़न क्या है?
ताकि एससीसीपी इन पे कंट्रोल रखती है कि कहीं ये गलत हरकतों में इन्वॉल्व तो नहीं हो गए। और फिर एक ऐसा नहीं है कि 3 साल बाद इवेलुएट करती है, हमेशा कड़ी नज़र रखी जाती है इनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर, इनकी ट्रांजैक्शंस के ऊपर, ताकि कहीं भी ऐसा लगे कि ये लोग सही काम नहीं करे, पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं करे या इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गए, तो इनका लाइसेंस हमेशा से उसी वक्त रिवोक कर दिया जाता है। रिवोक, समझ आ रही है बात, विड्रॉ कर लिया जाता है। अच्छा, एक छोटी सी बात और, एनपीओ वुड एंजॉय द बेनिफिट ऑफ विदाउट यूजिंग द वर्ड लिमिटेड और गारंटी लिमिटेड। इनको अपने नाम के साथ लिमिटेड, गारंटी लिमिटेड लिखने की जरूरत है, लेकिन स्टेटस जो एंजॉय करेंगे वो कौन सा होगा? लिमिटेड कंपनी का। क्या बात समझ आ रही है? प्रिविलेज दिया लॉ ने लाइसेंस मिलने के बाद। और एक बात और, लाइसेंसिंग कंडीशन जितनी भी होंगी वो आपके एमओए या एओए का हिस्सा बनेगी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल, या दोनों में भी लिखी जा सकती हैं, ये आपकी मर्जी है। दोनों में लिखना चाहो दोनों में कॉपी पेस्ट कर दो। क्लियर? अब उल्टी हरकतें करेंगे तो क्या होगा? लाइसेंस रिवोक होगा, कैंसिल होगा। लेकिन देखो एक बात याद रखना, पूरा सिस्टम हमारा जो लीगल सिस्टम है वो ऐसे ही चलता है। हम ऐसा नहीं करते कि भाई तेरा लाइसेंस रिवोक, चल निकल यहां से, ऐसे नहीं होता। ऑर्डर इशू नहीं होता कभी भी, हमेशा पहले एक वार्निंग आती है डिपार्टमेंट की तरफ से। इवन एफबीआर भी आपके खिलाफ जब एक्शन लेता है तो आपके खिलाफ डायरेक्ट एक्शन नहीं लेता कभी, वो पहले आपको भेजता है एक लव लेटर, शो काज नोटिस, ठीक है, पहला लव लेटर, कि भाई आप ये पुट्ठी हरकतें कर रहे हैं, आप बताएं। अच्छा, बड़ा मजे का सवाल होता है आखिर में, आप बताएं हम आपके खिलाफ ये वाला एक्शन क्यों ना लें? तो आप अपने आप हमें जवाब देना है। ये मैं लिटरली बता रहा हूं, ऐसी लाइंस होती हैं कि आप बताइए हम आपके खिलाफ, आप ये गलत हरकतें कर रहे हैं, आप ये चोरी कर रहे हैं, टैक्स एवेजन कर रहे हैं, बला बला बला, हम आपके खिलाफ एक्शन अंडर सेक्शन फलां क्यों ना लें? तो फिर आप उनको बताते हो कि नहीं भाई चोरी नहीं कर रहा, मैं तुम्हें समझाता हूं, तुम गलत समझ रहे हो। इंटरप्रिटेशन भी कई दफा गलत होती है ना, एफबीआर की भी। तो ये बात याद रखिएगा, लीगल सिस्टम ऐसे नहीं चलता धड़ल्ले की तरह कि भाई फौरन से पहले जो खुद समझ लिया फौरन निकाल, बस ठीक है इसको, इसका लाइसेंस कैंसिल करो। नहीं, ऐसे नहीं होता। आपको सबसे पहले आता है हमेशा किसी भी अथॉरिटी की तरफ से सर एक शो कॉज की भी वार्निंग होती है। शो कॉज नहीं, शो कॉज की वार्निंग नहीं, हाँ वो उससे पहले की बात है, हाई कोर्ट बिल्कुल वो उससे पहले की बात है, बिल्कुल इससे पहले। शो कॉज नोटिस आता है, हमारी ज्यादातर इसी तरह यहीं तक लिमिट रहेंगी। शो कॉज नोटिस आएगा, उसमें आपसे कहा जाएगा आप रीजन बताइए, आप दलील दीजिए, ठीक है, अपने हक में दलाइल दीजिए। तो मैं इसे यूं बोलता हूं OBH, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, तुम्हें सुनने का मौका दिया जा रहा है कि हाँ भाई सुनाओ अपनी अपनी कहानी, स्टोरी आप सुनाओ। ये तो डिपार्टमेंट की स्टोरी है, ये तो एफबीआर की स्टोरी है, ये SCCP की स्टोरी है, तुम अपनी स्टोरी सुनाओ। तो फिर तुम अपॉर्चुनिटी अवेल करते हो और इसका जवाब देते हो, रिप्लाई जमा कराते हो। इसका रिप्लाई उन्हें अच्छा लगे, आपका रिप्लाई साउंड हो, आप सही बात कर रहे हो, तो फिर क्या होगा? ये शो कॉज नोटिस क्या हो जाएगा? विड्रॉ। लेकिन अगर रिप्लाई समझ नहीं आया, एक्सेप्टेबल ना हुआ, नॉट एक्सेप्टेबल, तो फिर आएगा तुम्हारे खिलाफ एक ऑर्डर, फिर ऑर्डर इशू होगा और वो ऑर्डर रिवर्स नहीं होता। क्या मेरी बात समझिए? शो कॉज रिवर्स हो जाता है, शो कॉज विड्रॉ हो जाता है अगर आपकी बात सही लगे, ऑर्डर विड्रॉ नहीं होता। सो शो कॉज दिया जाएगा, लाइसेंस में भी रिवोक्ड आफ्टर OBH। क्या बात समझ आ गई? जल्दी जल्दी से कॉन्सिक्वेंस पढ़ देता हूं, 2-4 मिनट है ना हमारे पास। कॉन्सिक्वेंस ऑफ रेवोकेशन, जिस दिन तुम्हारा लाइसेंस रिवोक होगा, अच्छा किन बिना वजूहात की बिना पर होगा वो नहीं भी पढ़ाई मैंने, लेकिन मैंने भी समझाया कि अज्यूम करो तुम कोई पुट्ठी हरकत कर रहे हो, ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जो तुम्हें प्रोहिबिटेड है, तुम्हारा लाइसेंस रिवोक हो गया है। अब रिवोक होगा तो क्या होगा? अब ये तो कंपनियां ही लाइसेंस्ड बेस्ड है, समझो बात को, ये कंपनी ही लाइसेंस्ड बेस्ड है। लाइसेंस नहीं होगा तो चलेगी कैसे? जिसना बड़ी आसान सी बात, ऑडिट फर्म क्या है? लाइसेंस बेस्ड है। लाइसेंस खत्म, क्या ऑडिट फर्म चल पाएगी? क्या तुम साइन कर पाओगे? नहीं, खत्म कहानी, बिजनेस बंद। ऐसे ही होगा ना। तो ICAP ने कभी भी तुम्हारा बिजनेस बंद कराना हो तो क्या करता है? तुम्हारा लाइसेंस चला जाता है, तुम्हारा बिजनेस बंद। बात समझ आ रही है? सो कॉन्सिक्वेंस ऑफ रेवोकेशन क्या है? स्टॉप ऑल द एक्टिविटीज एक्सेप्ट रिकवरी ऑफ मनी ओन्ड। कहता है जितनी भी एक्टिविटीज हैं ये जो NPO कर रही है, फौरन से पहले बंद करते, फौरन से पहले बंद कर देगी। डोनेशन नहीं लेगी, चैरिटी नहीं लेगी। हाँ, जो अपने किसी को पैसे दिए हुए हैं, रिसीवेबल है उससे, वो ले ले। जिसना फॉर एग्जांपल फाइनेंसेस दिए हुए हैं, लोगों को लोन दिए हुए हैं, उनसे रिकवर कर ले। फर्दर डोनेशन नहीं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जिसना अखुवत ने फाइनेंसिंग की हुई है सबको ID कार्ड के एवज, तो हाँ ठीक है, ये रिकवर कर ले,
लेकिन न्यू डोनेशन चैरिटी रेजिंग नहीं करे, फंड रेजिंग नहीं करेगी। दूसरी चीज़, प्रोहिबिशन ऑन रिसीविंग डोनेशन, ये मैंने बात अभी समझा दी। ये दोनों बातें समझ आ गई कि भाई कोई एक्टिविटी नहीं करोगे, अपनी एक्टिविटीज़ बंद कर दो, जो पैसे लेने वाले हैं रिसीवेबल वो ले लो, डोनेशन ना लेना। तीसरी बात, तुम्हारा अब खात्मे का टाइम आ गया है। तुम्हारे नेट एसेट्स, नेट एसेट्स क्या होते हैं जल्दी से बताइए, अकाउंटिंग पढ़ के आए हो यार। एसेट माइनस लायबिलिटी, एक्चुअली यूं कहूँ टोटल एसेट माइनस टोटल, तो आखिर में तो नेट एसेट का मतलब इक्विटी हुई ना। सो नेट एसेट्स जो हैं वो आपके ट्रांसफर कर दिए जाएंगे टू अनदर एनपीओ वर्किंग फॉर सिमिलर ऑब्जेक्ट। मतलब हो सकता है मैं हेल्थ सेक्टर में काम कर रहा हूं और आप भी हेल्थ सेक्टर में काम करो, तो मेरा सारा कंपनी बंद करा के जितना नेट एसेट्स होंगे वो इस न्यू एनपीओ, जो इस एनपीओ है दूसरी जो कि सेम कॉज के लिए काम कर रही है, उसको दे दिए जाएंगे। क्या बात समझ आ रही है? अच्छा, तो ये है कॉन्सिक्वेंस। अब तक मैंने क्या समझाया? अगर आप गौर करो कि लाइसेंस लेना है तो ये शराइत है, लाइसेंस मिल गया तो आप एंजॉय करोगे कंपनी गारंटी लिमिटेड वाले का, सॉरी लिमिटेड कंपनी वाले बेनिफिट्स। अगर आप गलत हरकतें करोगे तो रिवोक हो जाएगा, रिवोक के कॉन्सिक्वेंसेज ये होंगे। क्या बात समझ आ गई? आगे चलूं। अगर रिवोक हो रहा हो तो क्या करेगी कंपनी? अब सपोज कंपनी पुट्ठी हरकतें करी थी, पकड़ी गई, ये रेवोकेशन हो गई, रिवोक हो गया, तो ये सब काम करते हुए कंपनी इन तमाम चीज़ों की कंप्लायंस करेगी। जब वो कंप्लायंस कर लेगी, अपनी एक्टिविटी स्टॉप कर देगी, डोनेशन फर्दर नहीं ले रही होगी, नेट एसेट ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये काम करने के 15 दिनों के, जिस दिन ये तीनों काम मुकम्मल कर लेगी कंपनी, तो 15 दिनों के अंदर अंदर डायरेक्टर रिक्वेस्ट करेगा रजिस्ट्रार को, एक रिपोर्ट सबमिट करेगा कि जनाब एक्टिविटीज़ बंद, डोनेशन कोई नहीं ली और सारे एसेट जो हैं वो फलान दूसरी एनपीओ जो है उसको ट्रांसफ़र कर दिए हैं। डायरेक्टर रजिस्ट्रार को बताएगा। रजिस्ट्रार हमारी पुप्पी का मुंडा है जो हमारे साथ शुरू से रहेगा और आखिरी हद तक रहेगा। ये वो बंदा है जो कि जिसको कुछ भी हमने करना है तो एक कॉपी इसको जमा करानी ही करानी है, इसको बताना ही बनाना है। ये हमारा कंसर्न्ड अथॉरिटी है अंडर SECP। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है। सो रजिस्ट्रार इज़ एन ऑफिशियल अंडर SECP अम्ब्रेला। ठीक है जी। तो हमने डायरेक्टर जो है वो रजिस्ट्रार को बताएगा, मैं कहानी की तरह सुना रहा हूँ, कि वो रिपोर्ट बनाएगा, रिपोर्ट सबमिट कर देगा रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार क्या करेगा? 30 दिनों के अंदर अंदर रजिस्ट्रार रिपोर्ट एक्सेप्ट कर लेगा और जो ही रिपोर्ट एक्सेप्ट होती है तो अब नेक्स्ट काम है कंपनी बंद कराने का। तो विद इन 30 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ द रिपोर्ट बाय द रजिस्ट्रार, जो ही रिपोर्ट एक्सेप्ट हो गई 30 दिनों के अंदर अंदर बोर्ड क्या करेगा? वाइंडिंग अप स्टार्ट, कंपनी बंद करने की तरफ चला जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएंगी। और अगर ऐसा हो और फिर बोर्ड रिक्वेस्ट करेगा टू रजिस्ट्रार फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम कंपनी हैविंग नो एसेट्स और लायबिलिटी। दो सिनेरियोज हैं बेटे। देखो, एक तरीका ये है कि यहां पे नेट एसेट ट्रांसफर हो गए तो फिर तो बचा ही कुछ नहीं, फिर तो डायरेक्टर सीधा सीधा कहेगा रजिस्ट्रार को, पाना कुछ भी नहीं है यार, मेरा नाम निकालो रजिस्टर से, जो था तुमने मेरे से लेके इसको दे दिया है, अब मेरे पास तो कंपनी में कुछ है ही नहीं, वाइंडिंग अप किसकी कराऊं? वाइंडिंग अप इज अ प्रोसेस जो चैप्टर 12 में हम पढ़ेंगे, पूरा प्रोसीजर है कंपनी बंद कराने का, जिसमें एसेट्स रियलाइज होते हैं। एसेट कहाँ से रियलाइज होंगे? नेट एसेट ही ट्रांसफर कर चुका हूँ। एसेट रियलाइजेशन का क्या मतलब है? ये मेरी फैक्ट्री थी, ये मेरी सारी फर्नीचर था, मैं इसे बेचूंगा, जो पैसे आएंगे इकट्ठे करूंगा, जो लायबिलिटीज पे करनी है वो करूंगा, वो वाइंडिंग अप प्रोसीजर है। लेकिन अब मेरे पास नेट एसेट ही मैंने ट्रांसफर कर दिए हैं, तो मेरे पास पल्ले क्या है? कुछ भी नहीं। तो मैं डायरेक्ट रिक्वेस्ट करेगा बोर्ड रजिस्ट्रार को कि जनाब नाम निकाल दो हमारे रजिस्टर से, हमारे पास कुछ नहीं है। हाँ, अगर कुछ हुआ तो फिर 30 दिनों के अंदर अंदर वाइंडिंग अप स्टार्ट हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? सो ये एक प्रोसेस है पूरा सेक्शन 42 की कंपनी का। क्या थोड़ा समझ आया कहानी? सो इसको इंशाल्लाह एक दफ़ा घर जाके ज़रा बुक से अपनी पढ़िएगा। कल अभी मैंने सिर्फ ये नहीं पढ़ाया कि रीज़न ऑफ रेवोकेशन क्या है, किस बिना पर लाइसेंस रिवोक हो जाता है, बाकी सारा पढ़ा दिया। ज़रा एक दफ़ा घर जाके पढ़िएगा, इंशाल्लाह कल पढ़ाऊंगा पहले, ठीक है? अल्लाह ताला आप सबको समझाए। अगर जैसे अप्रूवल में किसी कंपनी में